नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी आने वाली एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर याद रखिएगा। ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्न में से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के क्या कार्य हैं। आपको चार कार्य दिए हैं दोस्तों, यहाँ तीन कार्य दिए हैं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी का। तो आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन से कार्य जो हैं वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, पहला है आपका मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने के विषय में जांच करना, मानव अधिकारों से संबंधित संधियों व अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का अध्ययन करना व उनके क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना, मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना, उपरोक्त सभी। ठीक है, आपने तीनों ऑप्शन देख लिया दोस्तों, तीनों कार्य देख लिया। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से जो कार्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत आते हैं वो तीनों ही कार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों ही कार्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा ये कार्य होते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के बाहर का नहीं होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों को समय से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसके पास है। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है। संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों को समय से पूर्व पद से हटाने का जो अधिकार होता है दोस्तों वो होता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो दोस्तों याद रखिएगा पंचायती राज जो है दोस्तों वो राज्य सूची में सम्मिलित है। ठीक है, याद रखिएगा राज्य सूची में सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुडेम रंपा विद्रोह से संबद्ध थे। ठीक है, आपको बताना है गुडेम रंपा विद्रोह से कौन संबद्ध थे। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये जो गुडेम रंपा विद्रोह है दोस्तों ये आपके कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि दोस्तों आपका 1879 से, ठीक है, 1819 ईस्वी से लेकर 1920 1922 तक चलता रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था आपको ये भी पूछा जाए तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था, अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है दोस्तों कि ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी। आपको चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, चारों ऑप्शन पढ़ना है और आपको आंसर बताना है। ठीक है, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। तीनों ही संगठन का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया। ठीक है, अब आपको बताना है कि इन तीनों में क्या समानता थी। अगर आपको दोस्तों एग्जाम में ये पूछा जाए तो याद रखिएगा तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राज्य का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश राज्य का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश राज्य में पहला बायोगैस प्लांट भोपाल के भदभदा पशुपालन विभाग ने सन 1984 में लगाया था।
ठीक है, याद रखिएगा भोपाल 1984, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। आपको चार घटना दी गई है दोस्तों, चौरा चौरी हिंसा, मिंटो मार्ले सुधार, दांडी यात्रा और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब आपको इसमें बताना है दोस्तों कि उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है। आपको बताना है कि पहले कौन सी घटना घटी, फिर उसके बाद कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी और उसके बाद कौन सी घटना घटी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे देखिए, चौरा चौरी हिंसा जो है ये कब घटित हुई थी दोस्तों, 1922 में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मॉन्टेग्यू मॉन्टे मिंटो मार्ले जो सुधार है दोस्तों, ये कब घटित हुआ था, मिंटो मार्ले सुधार 1909 में। ठीक है, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी, ये हुई थी 1930 में। ठीक है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है दोस्तों, ये हुआ था आपका 1919 में। ठीक है, तो ये आपको तीनों पता चल गए। तो आपको अब सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ दोस्तों, मिंटो मार्ले सुधार, जो कि 1909 में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, मिंटो मार्ले सुधार। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट आपका। दूसरा कौन सा आएगा आपका, देखिए 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी ये हो गया आपका सेकेंड नंबर। ठीक है, फिर आएगा दोस्तों आपका कौन सा, 1922 चौरा चौरी हिंसा, और उसके बाद आखिरी में आएगा दोस्तों आपका दांडी यात्रा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 2 4 1 3। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पहले दो यानी पहले हुआ मिंटो मार्ले सुधार, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके बाद क्या आएगा आपका चौरा चौरी हिंसा, और लास्ट में क्या आएगा, दांडी यात्रा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। मंडीद्वीप औद्योगिक क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि मंडीद्वीप औद्योगिक क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है, तो इसको बिल्कुल रट के जाइएगा, भोपाल जिले में स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा भोपाल जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, सुमेलित कीजिए। आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा मेला जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए पहला है आपका चरण पादुका का मेला। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि चरण पादुका का मेला कहाँ लगता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, चरण पादुका जो मेला है वो कहाँ लगता है, छतरपुर जिले में। ठीक है दोस्तों, ये छतरपुर है। ठीक है, सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, सभी को पता है कि जो सिंगा जी का मेला है वो लगता है दोस्तों आपका कहाँ पर, खरगोन में। ठीक है, सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, खंगौर में, खरगोन में। जोगेश्वरी का मेला अशोकनगर के चंदेरी नामक स्थान पर लगता है। ठीक है, यहाँ पर आपको जिला दिया हुआ है, अशोकनगर जिले के चंदेरी नामक स्थान पर लगता है जोगेश्वरी देवी का मेला। ठीक है, उसके बाद है कान्हा बाबा का मेला, तो ये लगता है दोस्तों आपके हरदा में। कहाँ लगता है दोस्तों, हरदा में। तो ये आपका कूट बन जाएगा। तो दोस्तों सूची मेल हो गई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ठीक है, आपका ये सही सुमेलित हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्य प्रदेश में किस स्थान से ताम्र पाषाण काल के झोपड़ी नुमा घर के साक्ष्य मिले हैं। आपको उस स्थान का नाम बताना है दोस्तों जहां पर ताम्र पाषाण काल के झोपड़ी नुमा घर के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश में वह स्थान कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, वो है आपका नवदा टोली। ठीक है, कहाँ से मिले हैं दोस्तों, नवदा टोली से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाने जाते हैं। ठीक है, आपको है बताना है दोस्तों कि ग्रेट डिलेयर के उपनाम से कौन से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर हैं जो जाने जाते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। स्टीव बकनर। ठीक है, स्टीव बकनर को दोस्तों ग्रेट डिलेयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान पर शेख रजवान के नेतृत्व में अश्वारोही सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह किया। आपको बताना दोस्तों कि वह कौन सा स्थान था। ठीक है, तो वो स्थान था दोस्तों आपका सागर छावनी। ठीक है, याद रखिएगा, सन 1857 की क्रांति 10 मई मेरठ से भड़की थी, और इस क्रांति के 2 महीने बाद सागर जिले के, ठीक है, सागर छावनी में शेख रमजान के नेतृत्व में अश्वारोही सैनिक पैदल सेना की टुकड़ियों से विद्रोह किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, सागर छावनी।
आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत किस वर्ष से की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो शुरुआत है दोस्तों, याद रखिएगा ये कब से की गई है? वर्ष 2001 से। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, वर्ष 2001। अगर आपको दोस्तों एग्जाम में तारीख दिया रहे, डेट दिया रहे, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 2001 से शुरुआत की गई है फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश विधानसभा के क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 82 सीट, ठीक है, कुल यहाँ पर दोस्तों 82 सीटों को आरक्षित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें दोस्तों अनुसूचित जाति की 35 सीट है, ठीक है, अनुसूचित जाति की, और अनुसूचित जनजाति की 47 सीट है। ठीक है, और कुल सीटें कितनी हैं? तो 82 सीटें हैं। 47 प्लस 35 आपकी 82 सीटें हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे। तो याद रखें दोस्तों, एच.एस. कामत। ठीक है, एच.एस. कामत जो है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 क्या लागू करने के लिए पारित किया गया था? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 दोस्तों क्या लागू करने के लिए पारित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, ये किया गया था दोस्तों 74वें संविधान का 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 क्या लागू करने के लिए पारित किया गया था? संविधान का 74वां संविधान संशोधन लागू करने के लिए किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के तहत अक्टूबर 2020 में मध्य प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय संरक्षण पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? दी मोस्ट टाइम क्वेश्चन, बिल्कुल आपके आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के तहत अक्टूबर 2020 में मध्य प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय संरक्षण पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? तो बिल्कुल रट लीजिएगा दोस्तों, ये दिया गया है खंडवा को। ठीक है, खंडवा जिले को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। WWF फंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा विकसित वाटर रिस्क फिल्टर एक ऑनलाइन टूल के अनुसार कितनी भारतीय शहर वर्ष 2005 तक जल के बढ़ रहे जोखिम का सामना कर सकते हैं? आपको बताना है दोस्तों कितने शहर हैं इसमें? कुल दोस्तों 30 शहर हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, 30 शहर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का फैसला किया गया है? आपको बताना है दोस्तों कितना करने का फैसला किया गया है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा के आरक्षण को वर्तमान में जो दोस्तों 14% है उसको बढ़ाकर 27% करने का निर्णय किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 27%। वर्ष 2020 में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि वर्ष 2020 में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, जनरल विपिन रावत की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, जनरल विपिन रावत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आयकर को कहा जा सकता है? आपको बताना दोस्तों कि भारत में आयकर को क्या कहा जा सकता है? ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष और प्रगामी आयकर कहा जा सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से वो कौन सा ऑप्शन है जो भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत नहीं है। ठीक है, तो वह है दोस्तों आपका कि देश में कहीं भी संपत्ति के स्वामित्व, अर्जन और विवरण की स्वतंत्रता। ठीक है, ये भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, प्रत्याभूत नहीं है अर्थात यह एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? एक विधिक अधिकार है ये। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं क्या है। लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, आपको बताना है कि लोक अदालत के बारे में कौन सा एक सही है। आपको 4 ऑप्शन पढ़ना है पहले। ठीक है, आपने 4 ऑप्शन देख लिया, तो दोस्तों इसमें जो लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो एक सही नहीं है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि लोक अदालत उन मामलों को ले लेती है, उन मामलों को ले सकती है जो सिविल स्वरूप के हैं परंतु डांडिक स्वरूप के नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा एक सही है, तो यह सतह मतलब कथन आपका सही हो जाएगा कि लोक अदालतें उन मामलों को ले सकती है जो सिविल रूप के हैं परंतु दांडिक रूप स्वरूप के नहीं है। तो लोक अदालत दोस्तों उन मामलों को ले सकती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सही है पूछा है आपको, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का एक कार्य नहीं है? आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर आपको दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो पद है उसकी व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, इसकी व्याख्या, तो याद रखिएगा दोस्तों इसको की गई है 145। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 145 में इसकी व्याख्या मिलती है आपको। और आपको यहाँ पूछा गया है कि कौन सा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है, तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, रक्षा लेखाओं का संकलन करना। ठीक है, याद रखिएगा, रक्षा लेखाओं का संकलन करना नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का एक कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 3 समाचार पत्रों में सर्वनिष्ठ तत्व क्या है? दी सर्वेंट ऑफ इंडिया, ज्ञान प्रकाश और हितवाद, ये आपको 3 समाचार पत्र दिए गए हैं। अब इनमें बताना है दोस्तों कि सर्वनिष्ठ तत्व क्या है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा निकाले गए समाचार पत्र थे। ये समाजवाद के प्रभावधीन समाचार पत्र थे। ये भारत सेवक समाज द्वारा व्यक्त नरम विचारों के समाचार पत्र थे। इन्होंने भारत में मजदूर संघ आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, तो दोस्तों इन तीनों अखबार के तीनों समाचार पत्रों में जो सर्वनिष्ठ तत्व है वो है दोस्तों कि ये भारत सेवक समाज द्वारा व्यक्त नरम विचारों के समाचार पत्र थे। ठीक है, ये कथन जो है आपका तीनों समाचार पत्र में सर्वनिष्ठ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। और दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो हितवाद है, ठीक है, हितवाद का जो प्रकाशन है दोस्तों वो 1911 में नागपुर से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हितवाद का जो प्रकाशन है वो कहाँ से हुआ था, तो नागपुर से, और कब हुआ था, तो 1911 से, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोबोल किसका प्रतीक है? आपको बताना दोस्तों कि कोबोल किसका प्रतीक है। आप सभी को पता है दोस्तों कि कोबोल जो है एक कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। ठीक है, जिसका जो पूरा नाम है दोस्तों वो क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, इसका यह फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और दोस्तों ये जो है वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका जो फुल फॉर्म आपको पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, वायरस सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, और ऐसे ही क्वेश्चन का दोस्तों आप सही आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हैं सिलेक्शन की ओर। तो दोस्तों वायरस सिग्नेचर का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है वायरस पहचानने के लिए। ठीक है, वायरस को पहचानने के लिए वायरस सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच समानता बताना है दोस्तों कि क्या समानता थी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आप देख लीजिए चारों ऑप्शन को।
ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी तीनों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। ठीक है, और इन तीनों ने ही मिलकर 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड में हिस्सा भी लिया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, वे काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल रट के जाइएगा क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन है, मुश्ताक अली किस खेल से संबंधित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा मुश्ताक अली जो है दोस्तों वो क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, क्रिकेट। क्या एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है? आपको बताना दोस्तों कि कौन सी सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। तो वो है दोस्तों आपकी क्या? माइक्रो प्रोसेसर। सभी को पता है आपका क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। एक ईमेल मैसेज को किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जा सकता है? आपको बताना दोस्तों कि जो एक ईमेल मैसेज होता है, ईमेल का आपको काफ़ी बार मतलब एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है दोस्तों कि ईमेल का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है ना, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब आपको बताना है कि इसको किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों ईमेल को जो है वो एनक्रिप्शन, ठीक है, एनक्रिप्शन के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। कौन सा ब्रॉडबैंड सेवा डायल अप मॉडेम से 100 गुना तक नेटवर्क निष्पादन प्रदान कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा ब्रॉडबैंड सेवा डायल अप मॉडेम से 100 गुना तक नेटवर्क निष्पादन कर सकता है। तो वो है दोस्तों आपका DSL। ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है दोस्तों एक लोकप्रिय ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, DSL। निम्न में से कौन इंटरनेट पर उपलब्ध इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स या पैसेज और अन्य रिसोर्सेज का एक समूह है? ठीक है, अक्सर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर उपलब्ध इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स या पेजेस और अन्य रिसोर्सेज का एक समूह है? वो है दोस्तों आपका WWW। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड वेब। और दोस्तों अक्सर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका जो इसको किसने विकसित किया था? तो टिम बर्नर्स ली ने किया था। ठीक है, WWW के जो आविष्कारक हैं वो टिम बर्नर्स ली हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन में अगर आप एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के बारे में असंगत कथन को पहचानिए। यह एक स्वायत्त संस्थान है। इसका गठन संथानम समिति के अनुशंसा पर किया गया था। इसका गठन 1965 में किया गया था। यह दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेब्लिशमेंट द्वारा किए गए जाने वाले कार्यों पर भी निगरानी रखती है। ठीक है, तो जो दोस्तों इसमें असंगत कथन है उसको बताना है, मतलब केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के बारे में जो कथन गलत है आपको वो बताना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत सरकार ने फरवरी 1964 में, ठीक है, इसका जो गठन दोस्तों 1964 में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो आपका केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के बारे में गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया गया इसका गठन जो है 1965 में हुआ था, जबकि इसका गठन जो है दोस्तों 1964 पर हुआ था, 64 में हुआ था। ठीक है, और किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो ये भी याद रखना है आपको, संथानम समिति की अनुशंसा पर हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंप्यूटर सुरक्षा में क्या किसी व्यक्ति की अपनी जैविक विशेषताओं के माप में पहचान करता है? आपको बताना दोस्तों कि इनमें से वह कौन सा ऑप्शन है। वो है दोस्तों आपका, सभी को समझ में आ गया होगा, बायोमेट्रिक्स। ठीक है, कंप्यूटर सुरक्षा में बायोमेट्रिक्स किसी व्यक्ति की उसकी अपनी जैविक विशेषताओं के माप में पहचान करता है। ठीक है, सभी को पता दोस्तों कि बायोमेट्रिक्स परीक्षण क्या होता है। ठीक है ना, जो किसी व्यक्ति की अपनी उसकी जो जैविक विशेषताओं की जो माप होती है उसकी पहचान करता है। ठीक है ना, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक समुद्री पतन नहीं है?
आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री पतन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो वो है दोस्तों आपका डायमंड हार्बर। ठीक है, डायमंड हार्बर जो है वो एक समुद्री पतन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है आपको दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीन पर्वत श्रेणी है। तो याद रखिएगा वो है दोस्तों शिवालिक। ठीक है, शिवालिक जो है दोस्तों वो नवीन पर्वत श्रेणी है। ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों शिवालिक श्रेणी को, याद रखिएगा कि शिवालिक श्रेणी को उप हिमालय एवं बाहा हिमालय भी कहा जाता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको बताना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है जलमार्ग पूछा गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो किसको किससे जोड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये जो जोड़ता है, ये जोड़ता है दोस्तों इलाहाबाद से, इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा यह इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? आपको बताना दोस्तों कि गांधार कला किसके अधीन फली फूली। ठीक है, तो दोस्तों गांधार कला का जो विकास है, ठीक है ना, वो कुषाण काल में हुआ था। ठीक है ना, कुषाण काल में हुआ था और सम्राट कनिष्क के काल में गांधार कला का जो है विकास वो बहुत तेजी से हुआ था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुषाण काल। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों आपको, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार एवं छत्तीसगढ़। ठीक है, तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला जो राज्य है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शन में से वो है दोस्तों आपका महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा वो राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। डोलड्रम क्या है? ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना दोस्तों कि डोलड्रम क्या है एक। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि डोलड्रम जो है वो एक उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं इन क्वेश्चन को देखकर। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन का क्षेत्र नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क के खनन के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। वो है दोस्तों आपका जावर लौह अयस्क। ठीक है, जावर लौह अयस्क जो है दोस्तों, मतलब जाहर जो है वो लौह अयस्क खनन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये आपको कुछ दर्रे दिए गए हैं दोस्तों, आपको उसको बताना है कि वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, देखिए नाथुला दर्रा आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सिक्किम में स्थित है आपका। ठीक है, तो ये पहला ये आपको आंसर मिल गया कि नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों आपका? लिपु लेखा। ठीक है, लिपु लेखा जो आपका दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। ठीक है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। पालघाट दर्रा केरल, बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी दर्रे राज्य से सही सुमेलित हैं। जो आपका नाथुला दर्रा है वो सिक्किम है, आपको याद रखना है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दिया है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? आपको बताना दोस्तों कि भारत में वे कौन से राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और वो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र याद रखते जाइएगा, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं दोस्तों जो भारत के तट रेखा से लगे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र किस, मतलब गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र में केंद्रित है? आपको बताना दोस्तों कि गहन निर्वाह कृषि
किस क्षेत्र में केंद्रित है? अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, यह है आपका मुख्य नदी घाटियों तथा डेल्टा जैसे गंगा में। ठीक है, याद रखिएगा, गहन निर्वाह कृषि जो है वो किस क्षेत्र में केंद्रित है? मुख्य नदी घाटियों तथा डेल्टाओं में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व जो है दोस्तों वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको भी पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? ये भी क्वेश्चन लगातार रिपीट होता है, सभी को इसका आंसर पता हो गया दोस्तों कि हीलियम जो गैस है वो सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? आपको बताना है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अगर अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण होती है तो उसके पश्चात क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? घटती है। ठीक है, ऊर्जा की जो मात्रा है दोस्तों वो क्या होती है? घटती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आईसी किस देश ने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2020 का खिताब जीता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, आपको बिल्कुल रट के जाइएगा दोस्तों। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2020 का जो खिताब है दोस्तों वो बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पता चल गया आपको किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में निम्न में से किसे भारतीय महिला क्रिकेटर टीम का चयन वाली महिला चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, सितंबर 2020 में निम्न में से किसे भारतीय महिला क्रिकेटर टीम का चयन वाली महिला चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा आपको दोस्तों, याद रखिएगा, किसे चुना गया है? नीतू डेविड को चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल याद रखिएगा आप। ठीक है, और दोस्तों उन्होंने इस पद पर हेमलता काला का स्थान लिया है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जरूर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो हेमलता काला का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।